तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं देवेंद्र कुशवाहा और हमारी सहयोगी नवजीत कौर एक बार फिर चुनाव से संबंधित खबरों तक आपको पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संजय यादव बैठे हैं। इससे पहले कि परिचय कराएं एक बड़ी खबर। बिल्कुल, आपको बता दें कि 9 बजे तक मतदान प्रतिशत कितना हुआ है, तो आपको बता दें कि असम में 10.12% मतदान हुआ है, बिहार में 10.41% छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 13.24% मतदान अभी तक हो चुका है। दादरा नगर हवेली में 10.13%, गोवा की बात की जाए तो 12.70% मतदान हुआ है। गुजरात में 9.87% मतदान हो चुका है। वहीं कर्नाटक की बात की जाए तो 9.45% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 14.43%, महाराष्ट्र में 6.64%, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 12.64% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 15.85% मतदान हो गया है। तो दादरा नगर हवेली में 10.13%, गोवा में 12.70%, गुजरात में 9.87% मतदान हुए हैं। तो ये तमाम महाराष्ट्र में 6.64%, उत्तर प्रदेश में 12.64%, पश्चिम बंगाल में 15.85% और कुल 11.40% अब तक मतदान हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि मतदान प्रतिशत, आपको बता दें कि 9 बजे तक की ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है। 9 बजे तक कितना मतदान हुआ है, बड़ी खबर। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सागर से है। भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े ने वोट डाला है। पोलिंग बूथ 166 मकरोनिया में मतदान किया है और लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। बड़ी खबर बता रहे हैं सागर से, जहां भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े ने वोट डाला है, अपने मत का प्रयोग किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इस राष्ट्रीय आज लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व की शुरुआत हमने यहाँ से अपने 166 बूथ से की है और हम बहुत गौरवान्वित हैं आज कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हम पुनः इस देश की बागडोर देने जा रहे हैं। हमारे आम नागरिक सभी बंधु से हमारा आह्वान है कि मतदान जरूर करें, राष्ट्र के लिए मतदान करें, भारत माता के इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति दें और अधिक से अधिक मतदान करें। आज लोकतंत्र का तो अभी आपने देखा कि मकरोनिया में इन्होंने मतदान किया है और मतदान की अपील की है। अब जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय यादव जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मतदान से संबंधित तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और जैसे कि अभी प्रतिशत 9 बजे तक के प्रतिशत मतदान आए हैं, तो इसको देख करके लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज्यादा 9 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 14.43% मतदान हुआ है और छत्तीसगढ़ में 13.24% मतदान हुए हैं। क्या लगता है आपको, अगर जो देखा जाए महाराष्ट्र में तो सबसे कम 6.64% मतदान हुआ है, क्या लगता है, निराश हैं क्या महाराष्ट्र के मतदाता? इतना कम क्यों? कहीं पश्चिम बंगाल में 15%, मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर 14.43% और महाराष्ट्र में 6.64%। क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में वोटर परसेंट कम पड़ने का मेन जो मुद्दा है वो ये है कि अभी जो विघटन हुआ है शिवसेना का और शरद पवार की पार्टी का, तो उससे भी लोग काफी मतलब चिंतित हैं और बहुत से लोग स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वोट डालें कि डालें, किसको डालें। तो अनिश्चितता के दौर में अभी महाराष्ट्र का वोटर घूम रहा है, जो कि आपको सेकंड फेज 12-1 बजे के बाद समझ में आएगा कि आखिर वोट ऑफ परसेंट क्या रहेगा महाराष्ट्र का। और बाकी जो बंगाल का भी वोट ऑफ परसेंट अच्छा है, मध्य प्रदेश 14% वोट है, तो यहाँ लगभग लग रहा है कि यहाँ के लोग वोट और तेजी से करेंगे। तो महाराष्ट्र जहाँ ज्यादा प्रतिशत वोट पड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि
सत्ता के खिलाफ पढ़ रहे होंगे या सत्ता के पक्ष में पढ़ रहे होंगे? नहीं, प्रदेश सरकार से मुझे लगता है ठीक है कि बंगाल में तभी ममता बनर्जी हैं तो उनका वोटर निकल रहा है। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है मध्य प्रदेश में भाजपा है तो भाजपा के वोटर निकल रहे हैं, जहां तक मुझे ये समझ में आ रहा है अभी पहले दौर में जो आया है। तो 10% वोट काफी अच्छा वोट है पहले चरण में। तो चलिए ठीक है, अगर जो 9 बजे तक के ये प्रतिशत आए हैं और निराशा जो हाथ लगी है, अब हम थोड़ी सी सीटों पर चर्चा कर लें। छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं, 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और अगर जो बात करें सरगुजा लोकसभा सीट की, तो हम चाहेंगे कि कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे इससे पहले कि और देखनी आए। तो सरगुजा के चिंतामणि महाराज और सतीश सिंह, आप तस्वीर देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। चिंतामणि महाराज हैं, यहाँ पर कुल मतदाता कितने हैं नवजोत? बिल्कुल, आपको बता दें कि कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 18,12,901 कुल मतदाता हैं, जिसमें अगर पुरुषों की बात की जाए तो 9,02,027 है, और वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 9,10,840 है। तो आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता दी कि यहाँ पर जो है महिला वोटर्स जो है वो ज्यादा है, वहीं अन्य की बात की जाए तो 34। देखिए, अब जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, अगर जो उसे देख करके हम आपको बताएं तो 2019 में क्या स्थिति रही थी। रेणुका सिंह यहाँ से विजयी रही थी और खेलसाय सिंह यहाँ से लूजर थे, यानी कि ये कांग्रेस से थे, और रेणुका सिंह जो हैं वो बीजेपी से। अब रुख करेंगे आगे, जो ये जनादेश के बाद हम लोकसभा की बात करें तो जो यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें दिख रही हैं और यहाँ फूल खिला हुआ दिख रहा है। नवजीत, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, सभी जगह तो यहाँ पर फूल खिले हुए दिख रहे हैं। अब स्थितियाँ क्या होंगी ये भी हम देखेंगे। इतिहास के बारे में अगर जो बात करें तो यहाँ की छोटा सा इतिहास पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि 2009 में मुरारी लाल सिंह जो यहाँ से बीजेपी से थे, और 2014 की बात की जाए तो कमल भान सिंह मरावी से बीजेपी में थे। 2019 में रेणुका सिंह बीजेपी से यहाँ पर थी, और 2009 में मुरारी लाल सिंह बीजेपी से यहाँ पर जीती। तो 2019 में रेणुका सिंह जीती थी, जैसा कि विनर हमने आपको बताया। 2014 में कमल भान सिंह यहाँ पर थे। तो इस बार की क्या स्थिति रह सकती है, हम इस पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। और सरगुजा की जहाँ तक बात है तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज और शशि सिंह हैं हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार संजय यादव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हम आपके पास अब लिए चलते हैं। और इस लोकसभा सीट पर हम चाहेंगे कि सरगुजा पर चिंतामणि महाराज और शशि सिंह। चिंतामणि महाराज कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और टिकट लेकर सरगुजा से पुनः चुनाव मैदान में आ गए। क्या लगता है कि कांग्रेस लड़ रही है या कांग्रेस भाजपा लड़ रही है, क्या कहें हम इसको? नहीं, वर्तमान का चुनाव जो ये लोकसभा चुनाव है, ये जहां तक सेंट्रलाइज चुनाव हो चुका है, मोदी वर्सेस सारा चुनाव हो रहा है। लोग प्रत्याशियों को देख के वोट नहीं डाल रहे। लोगों से अब जब पूछा जाता है, लोग बोलते नहीं मोदी जी को देख के वोट डाल रहे हैं। तो प्रत्याशियों का महत्व नहीं है इस चुनाव में, जहां तक मुझे समझ में आया है। लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस आया या भाजपा से कुछ मतलब नहीं है, मोदी जी को हम वोट कर रहे हैं। तो मोदी जी सफल हो रहे हैं उसमें, कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पे बहुत से ऐसे प्रत्याशी जीत रहे हैं जिनको लोग जानते नहीं क्षेत्रों में, या उनका वर्चस्व नहीं है, या फिर वो बागी हैं, दूसरी पार्टी से आके इस दूसरी पार्टी से लड़े हैं, जिसके तहत वहां के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता था, जो क्षेत्रीय दावेदार था भाजपा का, उसको टिकट नहीं मिली, नाराजगी है, और उसके बावजूद वो प्रत्याशी जीत रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोदी फैक्टर डायरेक्ट फाइट में आ रहा है गठबंधन के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ वर्सेस मोदी हो गया चेहरा चुनाव में। तो उसमें लगभग अभी जैसे आप बता रहे सरगुजा सीट, तो रेणुका सिंह ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री थी अभी, और काफी दमदार मिनिस्टर थे, और अभी जब चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ तो उसमें सीएम की दावेदार थी। तो उनका भी एक वर्चस्व है, उनको भी साबित करना पड़ेगा, नहीं हम यहाँ पे हैं, उनकी उपस्थिति है, तो इसलिए वो भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान विधायक भी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे तो और अच्छी लीड से वहाँ पे बीजेपी जीतेगी सरगुजा। नहीं तो चिंतामणि महाराज, जैसा कि सरगुजा की अगर जो बात करें तो चिंतामणि महाराज कांग्रेस में थे और बीजेपी में आए, और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। तो क्या माने कि जो कांग्रेस में कुछ इनके संबंध होंगे उनका लाभ मिल जाएगा और बीजेपी का तो पूरा लाभ मिलेगा ही, तो मान सकते हैं क्या?
हाँ, थोड़ा बहुत अपन मान सकते हैं, परंतु ज्यादा नहीं होता, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अब वोटर शिफ्ट नहीं होता है। नेता गया, नेता शिफ्ट हो सकता है, पर वोटर 100% शिफ्ट नहीं होता उसमें। वोटर भी अपना दिमाग और विवेक रख के रखता है, उसको लगता है कि संबंध तो होंगे ना। नहीं, संबंध होंगे, संबंध तो होते हैं, परंतु आदमी तो ये देखता है कि मैं कांग्रेस को वोट कर रहा हूँ या फिर बीजेपी को कर रहा हूँ। वो चिंतामणि को नहीं देख रहा है, उसको लगता है यदि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट करेगा, ना कि चिंतामणि को या फिर शशि सिंह को देख वोट करेगा। वो वहां पे पार्टी वाइज लाइन पे जाएगा कि मुझे यदि बीजेपी के खिलाफ तो कौन मजबूत लग रहा है, कांग्रेस, कांग्रेस के खिलाफ मजबूत कौन है, बीजेपी। तो ये दो में ही वोट बटेंगे वहां पे। नहीं, अगर जो मध्य प्रदेश की बात करें और दूसरे चरण में जो छिंदवाड़ा की सीट थी, छिंदवाड़ा की सीट की जहां तक बात करें तो कांग्रेस से लोग बीजेपी में गए थे। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद भी कई लोगों ने अपील कर दी कि हम इनके साथ हैं। तो व्यक्तिगत संबंध ये होते हैं नहीं, हम कह रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा वोटर परसेंट शिफ्ट होता है, ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो कद कमलनाथ जैसा कद उनका नहीं हो सकता, मोदी जी जैसा कद उनका नहीं हो सकता। तो एक स्तर होता है नेता का, भाई छोटे स्तर का नेता है तो उसका उतना ही वोट ट्रांसफर कर सकता है या डिस्टर्ब कर सकता है, बाकी बहुत बड़ा उसमें नुकसान फायदा नहीं होता जब तक कि उसकी कोई महत्व ना हो उस नेता का। चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि आपने ये बातें रखी। हम अब रुख करेंगे रायपुर सीट की। रायपुर सीट की अगर जो जहां तक बात करें तो जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े से कमेंट के बाद हम जल्दी जल्दी लेते जाएंगे। रायपुर सीट में बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय आमने सामने हैं। कांग्रेस से विकास उपाध्याय हैं तो बृजमोहन अग्रवाल एक बड़े नेता हैं बीजेपी से, ये चुनाव मैदान में है। कुल मतदाताओं की अगर जो बात करें तो बिल्कुल आपको बता दें कि कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 20,46,014 है। इसमें से पुरुष मतदाताओं की बता दें आपको कि 10,39,867 है और महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 10,05,871 है और अन्य 276 है। वहीं अब एक बार फिर हम चाहेंगे कि मतदाताओं की ये मतदाताओं की बात की जाए तो 20 कुल मतदाता 20,46,014, पुरुष यहाँ पर 10,39,867, महिला 10,40,143। तो जहाँ तक कि ये देखा जाए नवजीत कि पुरुष और महिला मतदाताओं में तो महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ पर अधिक दिख रही है और इससे पहले भी सरगुजा में हमने देखा तो वहाँ पर भी महिला मतदाताओं की संख्या अधिक दिख रही है। हम जानना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले कि हम कुछ और बात करें और कुछ इतिहास के बारे में भी दिखाएं और जनादेश के बारे में दिखाएं, इससे पहले थोड़ा सा हम रुख कर लेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार संजय यादव की तरफ। जैसे कि अभी 2 सीटों की हमने बात की तो महिला और पुरुष मतदाताओं की बात की तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है इन 2 सीटों पर। तो निर्णायक की भूमिका में भी क्या महिलाएं हो सकती हैं इन सीटों पर, जैसे कि सरगुजा का दिखाया और रायपुर का दिखाया हमने? नहीं, महिलाओं की भूमिका तो इम्पोर्टेंट होती है और नहीं, टर्निंग पॉइंट क्या ले सकती हैं, ये निर्णायक भूमिका हो सकती है? बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकता छत्तीसगढ़ के मामले में। छत्तीसगढ़ का जो परिदृश्य अलग वहाँ का सिस्टम है, वहाँ पे एक तो नक्सल प्रभावित एरिया है और बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाके हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे लगता है ये धर्म वाला चैप्टर नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सतनामी समाज वहाँ बहुलता में है और साहू समाज ओबीसी का बहुत बहुलता में है, तो बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता। परंतु वहाँ पे क्या है कि लोकल जो लीडरशिप है उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो नेता जो लड़ रहा है चुनाव उसकी क्या इमेज है वहाँ पे। अब जैसे रायपुर में बता बृजमोहन अग्रवाल जी हो गए, उनके साथी जो हो गए विकास उपाध्याय जी, तो बृजमोहन अग्रवाल जी भाजपा के सबसे सीनियर और बहुत मजबूत लीडर है, कद्दावर लीडर है वो, और उनका व्यवहार भी है और काफी सीनियरिटी में और एक अच्छा वर्चस्व रखते हैं वहाँ पे, मतलब पूरी राजनीति में भाजपा हो कांग्रेस कहीं भी। तो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 नंबर 2 लीडर में आता है, तो उनकी जीत तो लगभग निश्चित है। परंतु ये कि वोट ऑफ लीड क्या रहेगा, मतलब परसेंटेज क्या रहेगा लीड? नहीं, विकास उपाध्याय जो कांग्रेस के हैं क्या उतने महत्वपूर्ण नहीं है? वहां पर तो लगातार कांग्रेस फाइट करती है और 2 ही पार्टियां विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में ये देखी जा रही है कि विकास उपाध्याय का कुछ पैठ नहीं है क्या, या मुद्दे कुछ ऐसे मुद्दे ही उनको वोट कर सकते हैं कि जो महंगाई वाला मुद्दा है और बेरोजगारी है, ये सब मुद्दे उनको एक प्लस पॉइंट हो सकता है। पर चेहरा जो है विकास उपाध्याय का बृजमोहन की अपेक्षा एक
छोटा चेहरा, कद छोटा है उनका। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यदि बृजमोहन अग्रवाल जी जीतते हैं तो एक क्षेत्र में तेजी से विकास हो सकता है हमारे। लेकिन अगर जो 2019 लोकसभा की बात करें, अगर जो मध्य प्रदेश की भोपाल सीट की अगर जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो पूर्व मुख्यमंत्री ही लड़ रहे थे, दिग्विजय सिंह और ठाकुर प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहाँ पर बीजेपी से आई और चुनाव लड़ी और 3.5 लाख वोटों से वो जीत गई और पूर्व सीएम को हरा दिया। तो हार और जीत तो कभी भी हो सकती है, लेकिन खास मुद्दे जो कांग्रेस यहाँ पर उठा पा रही है या नहीं, ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हो। नहीं, बृजमोहन अग्रवाल जी लोकल रायपुर के लीडर हैं। दिग्विजय सिंह लोग भोपाल से नहीं बिलोंग करते, राजगढ़ से करते हैं। एक तो क्षेत्र उनका उल्टा है। प्रज्ञा जी जीती है तो प्रज्ञा जी व्यक्तिगत दूसरे आदमी नहीं जीती। प्रज्ञा जी को लोग जानते नहीं थे चुनाव के टाइम जब उनका नाम घोषणा हुआ। वो भाजपा के नाम पे चुनाव जीता उन्होंने। दिग्विजय सिंह हारे क्योंकि क्षेत्र उनका उल्टा था। भाई राजगढ़ रहने वाला आदमी मत भोपाल से लड़ा रहे हो, वो खत्म है। पर बृजमोहन अग्रवाल ऑलरेडी रायपुर से बिलोंग करते हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो वो एक अलग चेहरा है। जी, अलग चेहरे की जहां तक आपने बात की है, तो अगर जो हम बात करें जनादेश की, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के बात करें तो सुनील कुमार सोनी विजेता रहे हैं और जो बीजेपी से थे, अगर जो पिछली बार की अगर जो हम बात कर लें, और कांग्रेस के प्रमोद दुबे, दोनों ने अपने प्रत्याशी बदल दिए, दोनों ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। और इस बार जो है बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय आ गए। तो प्रमोद दुबे को बदलने के पीछे कारण क्या रहा होगा? कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा जो समीकरण ये पार्टियां बिठा रही होंगी। देखिए, प्रत्याशी बदलने का मकसद तो ये था कि अब प्रमोद दुबे जी ऑलरेडी चुनाव हार चुके थे और बृजमोहन अग्रवाल एक मजबूत कैंडिडेट थे। तो उनको लगा कि यदि हम हारा हुआ कैंडिडेट फिर से लड़ाते हैं तो एक पहले से हो जाएगा यार हारा एक मिस कम्युनिकेशन होता है। तो उनका इससे बेहतर एक नया चेहरा, एक युवा सामने खड़ा किया जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पहले विद्याचरण श्यामाचरण जी का वर्चस्व है रायपुर में। तो ब्राह्मण वहाँ पे काफी मतलब सक्रिय रहता है राजनीति में। तो उनको लगा कि विकास उपाध्याय शायद हो सकता है कि अच्छे प्रमोद दुबे से बेटर कैंडिडेट साबित हो। तो इसलिए उन्होंने जब बृजमोहन के मुकाबले प्रमोद दुबे को हटा के विकास उपाध्याय को आगे किया है। अगर जो हम दिखा पाए तो अगर जो विधानसभाओं की स्थिति दिखाएं, और नवजीत अगर जो ये बताएं कि विधानसभा की क्या स्थिति रही है रायपुर की, तो बेहतर है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बालोदा बाजार और भाटापारा के साथ साथ आपको बता दें कि धरसीवा और रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, रायपुर ग्रामीण और अंगर अभनपुर पर 8 पर आपको बता दें कि बीजेपी का कब्जा था, एकमात्र पर कांग्रेस का जी। भाटापारा। ये जो 9 विधानसभाएं दिख रही हैं यहाँ पर जी, और इनमें सिर्फ भाटापारा पर ही कांग्रेस है। यानी कि एक तरह से रायपुर की जो अगर जो 2023 की बात करें तो ये ज्यादा ही जा रहा है बीजेपी के पक्ष में। लेकिन मतदाता है, विधानसभा कुछ और हो सकता है, लोकसभा कुछ और हो सकता है। तो अब राजनीति इतिहास के बारे में कुछ बताएं तब तक यहाँ के बारे में। बिल्कुल, तो 2009 की बात की जाए तो रमेश बैस जो बीजेपी से थे, वही 2014 की बात की जाए तो वो रमेश बैस ही बीजेपी से थे। वहीं आपको बता दें कि 2019 में सुनील कुमार सोनी बीजेपी से। तो लगातार बीजेपी लगातार 3 बार। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। इस बार हर वर्ग के लोग कांग्रेस को जिताएंगे, पिछली बार उनसे गलती हुई, वो पश्चाताप करेंगे, ऐसा बयान सामने आया है। बड़ी खबर बता रही दिल्ली से, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान निकलकर सामने आया है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा खड़गे ने। हमारे से गलती हो गई, सभी बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है।
चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से सीएम विष्णुदेव साय का बयान। आपको बता दें कि पीएम के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा, पीएम ने बढ़ाया देश का मान। तो सीएम विष्णुदेव साय का यह बयान सामने आया छत्तीसगढ़ से, जहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, पीएम ने बढ़ाया देश का मान। तो सीएम विष्णुदेव साय का बयान, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, पूरे देश में अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति बढ़ा है। उनके 10 साल के कामों के प्रति बढ़ा है। उन्होंने 10 वर्षों में देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम किया है। दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है और आगे विकसित भारत के लिए और आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में तीसरा बड़ा सबसे ताकत देश को बनाने का काम ये आदरणीय मोदी जी ही कर सकते हैं। ये पूरे देश की जनता जानती है और सबका आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, सभी मतदाताओं से विनम्र श्रद्धांजलि है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, सब अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कुछ गलत बोल गए सीएम साय, श्रद्धांजलि की बात कर दी, लेकिन उनका आशय ये नहीं था। मतदाताओं से निवेदन किया है कि वो जाएं और मतदान करें मतदान केंद्र पर। तो अब हम पुनः अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से डिप्टी सीएम अरुण साव ने मतदान किया है, बीजेपी की जीत का दावा भी किया है, लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग किया है और बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। तो आइए क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने। ये वोटिंग कर रहे हैं आप आज क्या किस तरीके से देखेंगे? जिस प्रकार से मतदान केंद्रों पे लंबी लंबी लाइनें लगी है और आज देश का जिस प्रकार से वातावरण है, जिस प्रकार से प्रदेश का वातावरण है, जिस प्रकार से इस चुनाव के मुद्दे हैं और ये प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है। देश की जनता, प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इसलिए लोगों में उत्साह है। लोग स्वयं प्रेरणा से मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने वाली है। कांग्रेस शून्य में आउट होने वाली है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो 11 की 11 सीटों पर बीजेपी आने वाली है, ऐसा दावा है डिप्टी सीएम का। और लोगों से इन्होंने मतदान की अपील भी की है, इन्होंने मतदान भी किया है। अब हम पुनः अपने, एक और बड़ी खबर आ गई। बिल्कुल एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। सुप्रिया सुले ने किया मतदान, बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, ये हमारी मांग है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां सुप्रिया सुले ने अपने मत का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, ये हमारी मांग है, ऐसा उन्होंने कहा है। सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते। सशक्त लोकतंत्र में संविधान को सेंटर रखे, एक पारदर्शक तरह सत्य सामने रखे इलेक्शन होना चाहिए इस देश में। और ये तीसरी चरण का वोटिंग हो रहा है, वो शांति से होना चाहिए, यही हमारी मांग। तो मतदान शांति से होना चाहिए, यही इनकी मांग है। सुप्रिया सुले ने मतदान किया और उसके बाद शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। तो महाराष्ट्र की अगर जो बात करें, बारामती लोकसभा सीट से सुप्रिया सुले उम्मीदवार हैं।
शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, ये इनकी मांग। तो लगातार आपको हम पल पल की खबरों से अपडेट दे रहे हैं और आपको बता दें कि 11 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और लगातार एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भी। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है भिलाई से, जहां ईवीएम मशीन में आई गड़बड़ी। बूथ क्रमांक 75 में ईवीएम मशीन में खराब हुई है। वहीं आपको बता दें कि आधे घंटे देर से शुरू हुआ मतदान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिलाई से, जहां ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई है। बूथ क्रमांक 75 में ईवीएम मशीन खराब हुई है। आधे घंटे देर से शुरू हुआ मतदान, लोग परेशान हैं, मतदाताओं की लगी लाइन। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको भिलाई से। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी आई है, बूथ क्रमांक 75 में ईवीएम मशीन खराब हुई है। ये भिलाई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर बरेली से है, जहां आपको बता दें कि प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने मतदान किया है। बरेली से बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी ने परिवार के साथ वोट डाला है। धर्मेंद्र कश्यप आंवला लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं। कश्यप ने कहा, हमारी टक्कर पर कोई नहीं है, अब की बार 3 लाख पार, ऐसा धर्मेंद्र कश्यप ने कहा है। आपको बता दें कि बरेली से प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने अपने मत का प्रयोग किया है। मैं आंवला लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो शुरुआती रुझान है उससे लगता है कि जो हमने नारा दिया था अब की बार 3 लाख पार, उससे भी कहीं आगे जा रहे हैं। क्या मुद्दे रहे? जो विकास मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, क्षेत्र की जन समस्याओं का निदान मुद्दा। प्रत्याशी इसी बीच एक और बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां सपा विधायक फहीम इरफान ने मतदान किया है और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए करें मतदान, ऐसा उन्होंने कहा है। सपा विधायक फहीम इरफान ने अपने मत का प्रयोग किया है, मतदान किया है और लोगों से कहा है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। ये मैसेज देना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें। अपने जो अमानत है, वोट की अमानत, उसे ज़रूर डालें। अपना मताधिकार हमारा अधिकार है, इसको वोट डालकर ही हम लोग जो है इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये मैसेज देना चाहता हूं कि घरों से ज़्यादा निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। हमारा मकसद है कि वोट जितना ज़्यादा से ज़्यादा डलेगा उतनी ही अपने पसंद के प्रत्याशी को आप जिता सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आज सुबह ही सुबह मैंने वोट डाला है, एक नई ऊर्जा के साथ आज मैं अपने कार्यालय पे वोट डाल के वापस आया हूं, तो मैं इसी अपील के साथ कि लोग अपना वोट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, घरों से निकलें, बहनें, माएँ, दोस्त, बुजुर्ग, भाई, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो सभी लोग घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, मतदान करें। तो चलिए अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तीसरा चरण का मतदान चल रहा है और लगातार हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं और साथ ही साथ विशेषज्ञों जैसे कि हमारे बीच संजय यादव जी स्टूडियो में मौजूद हैं और रमेश शर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनसे चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। इससे पहले हम चर्चा करें रायगढ़ सीट, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ सीट की कुछ झलकियां आपको दिखा दें, कुछ तथ्य आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। किनके बीच मुकाबला है, तो सबसे पहले राधेश्याम राठिया और मेनका सिंह। राधेश्याम राठिया और मेनका सिंह के बीच मुकाबला है और मतदाताओं की अगर जो बात करें तो यहाँ पर 16,69,004 कुल मतदाता हैं, पुरुष 8,21,000 और महिला 8,52,000। यहाँ पर भी एक चीज देखा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या अधिक है। तो ये
रायगढ़ की है। अब जनादेश के बारे में थोड़ी सी जल्दी से नजर दौड़ा लें। जनादेश क्या कहता है कि गोमती साई विनर रही हैं 2019 में और लालजीत सिंह राठिया यहां से कांग्रेस से इनको हार का सामना करना पड़ा है। आगे की अगर जो बात करें विधानसभाओं की, नवजोत कि लोकसभा में कितनी विधानसभाएं हैं, तो सबसे पहले कुल विधानसभाओं की बात की जाए तो 8 विधानसभाएं, जशपुर, कुनकुनी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगगढ़ और खरासिया, वहीं इसी के साथ धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ यानी कि अगर जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लैलूंगा में कांग्रेस, रायगढ़ को छोड़ दे तो सारंगगढ़ में कांग्रेस, खरसिया में और धर्मजयगढ़ में कांग्रेस, यानी कि यहाँ पर हाफ मुकाबला है, हाफ मुकाबला। इतिहास की तरफ नजर दौड़ा लेते हैं। बिल्कुल, 2009 में विष्णुदेव साय बीजेपी से थे, वहीं अगर 2014 की बात कर ली जाए तो गोमती साई बीजेपी से, 2019 में भी गोमती साई बीजेपी से। तो ये स्थितियां रही। थोड़े से इतिहास के बारे में भी हमने आपको बताया। अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। विश्व हमारे साथ, जैसा कि हमने बताया कि हमारे साथ स्टूडियो में संजय यादव वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो रमेश शर्मा जी की तरफ रुख करेंगे और रायगढ़ की बात करेंगे। राधेश्याम राठिया और मोनिका सिंह दोनों चुनाव मैदान में। क्या लगता है आपको कि यहां पर जो विधानसभा की स्थिति है 4-4, तो यहां पर मुकाबला भी लोकसभा में टक्कर का होगा? तो रमेश शर्मा जी, माफ़ी चाहेंगे कि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अगर जो शायद आप हेडफोन निकाल दें मोबाइल से तो बेहतर आवाज़ आ सकती है। जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। करके यहाँ पर जो मुकाबला होगा जी सबसे कड़ा और तीखा होगा। यदि आज होने वाले 8 सीट के मतदान में सबसे ज्यादा मतदान रायगढ़ सीट पर हो तो फिर मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि लगभग बराबरी की टक्कर है और दोनों ही पार्टियां यहाँ पर पूरी ताकत के साथ जोर लगा रही हैं। अब किस पक्ष का मतदान ज्यादा होगा उस पर है, निर्भर करेगा। हालांकि रिजल्ट पे जो फाइनल परिणाम है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा इसका मुझे थोड़ा संदेह है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत दिलचस्प मुकाबला है। जी, यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपके गणित क्या कहते हैं संजय यादव जी रायगढ़ की सीट? रायगढ़ के बारे में मेरा जो मानना है, क्योंकि लंबे समय से मैं राजनीति में देख रहा हूँ, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तो छत्तीसगढ़ तो एक तरफा कांग्रेस का गढ़ था, और परंतु वहां पे अभी कुछ पिछले सालों में जो ग्रुपबाजी हुई है कांग्रेस की, ये विष्णु जो राजा परिवार से रायगढ़ जी से और ये अजीत जोगी अलग हुए और अपने श्यामा चंद्र विद्याचंद्र अलग हुए, इससे काफी कांग्रेस टूट गई वहां पे। परंतु अब ऐसा है कि जहां पे आपने अभी देखा कि रायगढ़ में मैक्सिमम जो विधानसभा सीट है कांग्रेस के हाथ में है और शुद्ध रूप से ट्राइबल बेल्ट है ये, और भाजपा की 3-4 सीट हैं। तो मुझे जहां तक लगता है यदि कांग्रेस मुद्दे को सही से भुना के ले गई तो ये सीट कांग्रेस जीत जाएगी। और विष्णुदेव पहले रहे सांसद, कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले लगातार बीजेपी सांसद रही, वहां सांसद बनी है, परंतु इस बार इलेक्शन टफ है और रायगढ़ कांग्रेस जीतने में सफल हो सकती है। यानी कि टक्कर है, आपके अनुसार टक्कर है, यहाँ पर देखा जा सकता है। रुक करेंगे अब अगली लोकसभा सीट का। अब रायगढ़ के बाद कोरबा सीट, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दे दी जाए। जल्दी से वर्सेज में दिखाएं। सरोज पांडे ज्योत्सना महंत के बीच टक्कर है। सरोज पांडे ज्योत्सना महंत के बीच टक्कर है और ये इसलिए वीआईपी सीट भी मानी जा सकती है ज्योत्सना महंत। जल्दी से दिखाएं मतदाताओं की संख्या। नवजोत, एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से जानेंगे तो आपको बता दें कि कुल कितने मतदाता हैं। 16,09,993 कुल मतदाता हैं। इसमें अगर पुरुषों की बात की जाए तो आपको बता दें कि 8,63,000 पुरुष मतदाता है। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 8,09,877 इसमें महिलाएं मतदाता हैं। और अन्य की बात की जाए 8,09,930 महिला मतदाता यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर जो देखा जाए
तो यहाँ पर भी महिला जो है, महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है कुछ, तो कह सकते हैं कि अब आगे जनादेश की भी जल्दी से बात कर ली जाए। कोरबा सीट के जनादेश 2019 में ज्योत्सना चरण दास महंत विनर रही हैं और ज्योतिरानंद दुबे यहाँ पर, और बीजेपी से इनको हार का सामना करना पड़ा है। कोरबा से यहाँ कांग्रेस जीती थी। रुख करेंगे अब विधानसभाओं की ओर, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो भी यहाँ पर सीटें हैं कि एक सीट पर कांग्रेस है और 6 सीट पर जो है बीजेपी है, एक किसी दूसरी पार्टी को यहाँ पर। हाँ, और बात अब करेंगे इतिहास। 2009 में चरणदास महंत कांग्रेस से, 2014 में बंसीलाल महतो और 2019 में ज्योत्सना महंत बीजेपी से। तो अब रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कोरबा सीट सरोज पांडे, ज्योत्सना महंत और रमेश शर्मा जी चाहेंगे कि इस सीट पर अपने कुछ गणित बता दें, समीकरण। रमेश जी, रमेश शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, रमेश शर्मा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम रुख करेंगे संजय जी के पास। संजय जी, कोरबा सीट में आपके गणित क्या कहते हैं? आपने तो काफी दौरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में किए हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, कोरबा सीट निश्चित रूप से कांग्रेस की सीट रही है लंबे समय से, क्योंकि चरणदास महंत जी जब मध्य प्रदेश के मंत्री थे और इसके बाद जब वहां गए तो वहां भी काफी नेता प्रतिपक्ष भी रहे और सांसद भी रहे। उनके बाद अभी बीच में उनकी पत्नी, अभी सिटिंग एमपी उन्हीं की पत्नी है ज्योत्सना महंत। परंतु इस बार जो प्रत्याशी लास्ट टाइम थे दुबे जी, वो थोड़ा कमजोर प्रत्याशी थे, परंतु इस बार जो प्रत्याशी सरोज पांडे है वो एक बराबर की टक्कर वाली लीडर मिली आज। तो मुझे लगता है ये नेक टू नेक फाइट हो जाएगी कांग्रेस के लिए। मतलब जीत भी सकती, नहीं भी जीत सकती, क्योंकि सरोज पांडे एक बहुत बड़ा कद है भाजपा में छत्तीसगढ़ में, और देश की राजनीति में सरोज पांडे जी का क्या है सभी लोग जानते हैं कि भाजपा में एक टॉप लेवल की लीडरशिप में उनका एक स्थान है। तो कहीं ना कहीं लगता है सरोज पांडे की स्थिति मजबूत हो सकती है इस बार। लेकिन ये देखा जा सकता है कि ज्योत्सना महंत जो हैं वो विनर भी रही हैं 2019 और कोरबा सीट पर जो 11 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीता था, उसमें कोरबा भी एक सीट थी। तो क्या लगता है कि 11 की 11 सीटें जीतने का जो दावा कर रही है बीजेपी, ये 11 की 11 सीटें में से कोरबा भी अगर जीतेगी तभी तो। हाँ। नहीं, देखिए अभी जो जितनी सीट है उसमें 3-4 सीट मुझे जहाँ तक समझ आ रही है, महासमुंद हो गई, राजनांदगांव हो गई, भूपेश बघेल वाली हो गई, महासमुंद ताम्रध्वज साहू जी हो गए, कोरबा वाली जो ज्योत्सना महंत हो गई, और एक सीट और है। तो ऐसे करीब 4-5 सीट जिसको कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। परंतु अभी सरोज पांडे के आने से क्या, वर्तमान सरकार भी वहाँ पे अभी बीजेपी है, रूलिंग पार्टी स्टेट में, सेंट्रल बीजेपी है, तो उसका भी एक प्रभाव होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो सीट इस समय डामाडोल है कांग्रेस के लिए। कोरबा बहुत टफ रहेगी, इतना आसान नहीं रहेगा। महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या क्या चालें कांग्रेस की तरफ से चली गई हैं और बीजेपी की तरफ से? क्योंकि देखिए जहां पर हम अगर जो देख पा रहे हैं कि महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है और हमें लग रहा है कि महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत भी अधिक होगा। नहीं, उसका एक कारण है दिनेश जी, क्या कि अभी जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे जनरली क्या है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो वहाँ पुरुष वर्ग जो चले जाता है रोजगार करने बाहर, तो महिलाएं रहती घर में, जिसमें नवयुवतियां हैं, बच्चियां हैं और बुजुर्ग महिला भी हैं। इस कारण वो महिलाएं ज्यादा हैं, क्योंकि उनके जो पुरुष वर्ग है वो बाहर मजदूरी करने आते हैं। वोटर लिस्ट में तो उनके नाम तो होंगे ना, नाम रहते हैं, लेकिन हाँ, मत प्रतिशत के हिसाब से बराबर रहेगा। तो हाँ, आप कह रहे हैं नहीं, परंतु वहाँ पे दोनों प्रत्याशी महिला है, सरोज पांडे भी महिला है, ज्योत्सना जी भी महिला है। तो ऐसा नहीं कि पुरुष और महिला वाला मामला है। अब वो तो ये विन विन वाली स्थिति रहेगी, कौन कितना अच्छा अपने को पब्लिक के बीच में प्रस्तुत करता है। लेकिन ये भी बात है कि कौन ज्यादा महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। बिल्कुल सही। तो प्रतिशत अगर जो महिलाओं का बढ़ा तो यहाँ पर वही परिणाम सामने आ सकते हैं।
मोदी जी के लिए मतदान करें। अब हम नवजीत, जो भी और सीटें बची हैं जिन पर मतदान हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो इनको हम दर्शकों के सामने कुछ जरूरी तथ्य पहले रख दें, उसके बाद से फिर चर्चा कर लेंगे। तो कोरबा के बाद जांजगीर चांपा की तरफ रुख करते हैं। जांजगीर चांपा, बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले वर्सेस में बता देते हैं कि कौन कौन चुनावी मैदान में। बीजेपी से बात की जाए तो कमलेश जांगड़े, और कांग्रेस की बात की जाए तो शिव कुमार डहरिया यहाँ से है। तो कमलेश जांगड़े और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के बीच मुकाबला है। अगर मतदाताओं की बात करें, 20,52,067 कुल मतदाता है। इसमें से पुरुषों की बात की जाए तो 10,30,756 पुरुष मतदाता है। वहीं महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 10,21,311 महिला वोटर्स हैं। अब जनादेश की भी बात कर लें 2019 की। बिल्कुल, वहीं आपको बता दें कि बीजेपी से गुहाराम अजगल्ले, और वहीं कांग्रेस से बात की जाए तो रवि परसाराम भारद्वाज। तो अब विधानसभा सीटों की ओर रुख करते हैं। 2023 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें किस पर किसकी क्या स्थिति है, तो ये देखिए, केवल हाथ का पंजा ही दिख रहा है नौजी। बिल्कुल, पलड़ा किसका भारी है। अभी अगर जो विधानसभाओं की स्थिति अगर जो देख करके देखें तो पलड़ा तो कहीं और ही लग रहा है। अब आगे इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल, तो आपको बता दें 2009 में कमला देवी पाटले जो थी वो थी। वहीं पे 2014 की बात की जाए तो गुहाराम अजगल्ले बीजेपी से। 2019 की बात की जाए तो गुहाराम अजगल्ले बीजेपी से। 2024 में तो अभी मतदान आज हो रहा है। तो अब रुख करेंगे अब अगली जो लोकसभा की सीट है दुर्ग लोकसभा सीट। मुकाबला किन के बीच, विजय बघेल यानी कि ये भूपेश बघेल के भतीजे हैं नौजी, और राजेंद्र साहू कांग्रेस से हैं। तो इन दोनों के बीच मुकाबला है। मतदाता भी बता दीजिए अब। बिल्कुल, तो कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 20,72,643 कुल मतदाता। इनमें से अगर पुरुषों की बात की जाए तो आपको बता दें कि 10,34,454 पुरुष मतदाता, और महिलाओं के 10,38,189 महिलाएं। यहाँ भी महिलाएं ज्यादा। बिल्कुल, यहाँ भी महिलाएं ज्यादा। अब जनादेश की बात कर लें, 2019 में क्या रहा था। तो बिल्कुल, बीजेपी से बात की जाए तो अरुण साहब, और कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव। हाँ, तो अटल श्रीवास्तव यहाँ से हारे थे, अरुण साहब यहाँ से विनर हुए थे, विजयी हुए थे। विधानसभाओं की ओर रुख करें तो ये आप देख सकते हैं नवजीत, बिल्कुल, कि यहाँ पर मस्तूरी और कोटा को छोड़ दिया जाए तो कमल खिला है। बिल्कुल, तो भारी संजय जी यहाँ पे भारी तो फिर वही बीजेपी। अब इतिहास के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। 2009 बिल्कुल, 2009 में दिलीप सिंह जूदेव बीजेपी से थे। तो इतिहास की बात की जाए 2014 की बात की जाए तो लखनलाल साहू बीजेपी से। 2019 में अरुण साहू बीजेपी से। तो ये स्थितियां हैं यहाँ पर। अब एक और सीट बची है जहाँ पर छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तोखन साहू यानी कि बिलासपुर, तोखन साहू और देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव यहाँ पर, देवेंद्र यादव कांग्रेस से है और तोखन साहू बीजेपी से। दोनों में मुकाबला है, देखेंगे आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा मतदाता भी बता दीजिए कितने हैं। बिल्कुल, तो कुल मतदाताओं की संख्या बता दें कि 20,85,489 है। वहीं अगर पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 10,48,603, और महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 10,36,876 है। लेकिन अब यहाँ ये चीज देखने को मिल रही है कि थोड़ी सी महिलाओं की संख्या यहाँ कम है। बिल्कुल, तो महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। जनादेश की अगर जो बात कर लें तो बिलासपुर से अरुण साहब और अटल श्रीवास्तव। जनादेश की अगर जो बात करें तो, और विधानसभाओं की तरफ रुख कर लेते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं कि स्थिति क्या थी। यहाँ भी देखिए मुकाबला जो कोटा और मस्तूरी में
कांग्रेस है, बाकी जगह जो है 6 सीटों पर कमल खिला हुआ है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है अगर जो हम देख रहे हैं। इतिहास के बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि इतिहास की बात की जाए तो 2009 में आपको बता दें दिलीप सिंह जूदेव बीजेपी से थे, और वहीं 2014 की बात की जाए तो लखनलाल साहू बीजेपी से, और 2019 में अरुण साव बीजेपी से। तो ये सारी स्थितियां रही हैं। अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, जांजगीर चांपा, दुर्ग, इन सभी की हमने बात की और जो भी लोकसभा सीटें हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो अगर जो बात करें जांजगीर चांपा की, तो जांजगीर चांपा में कमलेश जांगड़े और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया हैं। डहरिया का नाम तो कई बार हम लोगों ने सुना भी है, देखा भी है, और यहाँ पर कमलेश जांगड़े हैं। क्या लग रहा है आपको चुनाव की स्थिति, विधानसभाओं की स्थिति? तो हमने आपको बताया ही है कि यहाँ पर कांग्रेस के पंजा ही पंजा दिखाई दे रहा है 2023 में। क्या लगता है आपको? शिव कुमार डहरिया जी एक सीनियर लीडर है कांग्रेस के, वो कद्दावर लीडर, मध्य प्रदेश मंत्री भी थे पहले जब यहाँ पे एक मिला जुला था, और जिस प्रकार विधानसभा में पूरा गेन किया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ेगा सीट जीतने में। तो लगभग इस सीट कांग्रेस निकाल सकती है। कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। शिव कुमार डहरिया बेहतर एक प्रत्याशी है कांग्रेस। नहीं, आखिर कमलेश जांगड़े को बीजेपी ने उतारा है तो ऐसे थोड़ी उतारा होगा, जरूर कुछ नहीं उतारा के साथ नहीं उतारता है। पार्टी तो उतारते ही, कैंडिडेट उतारेंगे, उनके जो कार्यकर्ता है कोई न कोई तो सामने लाना पड़ेगा। परंतु जो शिव कुमार डहरिया, जैसे हमने कहा था बृजमोहन अग्रवाल जी, तो जस्ट लाइक शिव कुमार डहरिया भी उस कद के लीडर है। शिव कुमार डहरिया का एक अपना कद है और सारी सीटें वहाँ कांग्रेस गेन की हुई है। तो एकदम ऐसा नहीं कि कांग्रेस के सारे विधायक सो जाएंगे, कि भाजपा का एकदम से हवा चल जाएगी। तो वो कांग्रेस क्या करेंगे? कांग्रेस जितने विधायक सब लग के काम करेंगे, और अभी मुद्दा है सबके पास, बेरोजगारी का है, किसान का है, मजदूरी का है, सारी चीजें हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट निकाल सकती है बिल्कुल। नहीं तो आखिर क्या लगता है आपको कि जो 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जीतने की बात लगातार बीजेपी कर रही है, उसमें सेध लग जाएगी? अभी आपने यहाँ पर बात की, अगर जो चिंतामणि महाराज की करें, मोनिका सिंह यहाँ पर उनकी भी बात, जैसे कि सरोज पांडे जी की बात हुई थी कोरबा से, और जांजगीर चांपा से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की बात हो रही है, कमलेश जांगड़े की बात हो रही है। तो अगर जो ये लोग फाइट कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी की जो 11 की 11 सीटों का लक्ष्य है वो पूरा होता शायद ना दिखे? नहीं, जो मेरा अनुमान है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस 3 से 4 सीट जीतने यहाँ पे सक्षम रहेगी। कांग्रेस जो बोल रही है 11 सीट, ये तो गणना के दिन हम लोग देखेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इन पर मुद्दे क्या क्या हावी रहे हैं और जनता को क्या कुछ पसंद आया है? देखिए, पिछले जो भूपेश सरकार थी, तो भूपेश सरकार ने काफी अच्छा काम किया था छत्तीसगढ़ में, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, बीजेपी सरकार बनी है, पर और इनकी अंदरूनी कलह से, कांग्रेस की अंदरूनी कलह से कांग्रेस हारी वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस वहाँ पे एकदम जीरो है। कांग्रेस काफी मजबूत है वहाँ पे, उनके राज्यसभा में भी हैं, सांसद भी रहे उनके, और भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा काम किया है। और मुद्दे तो भरमार है आज की तारीख में। एक बड़ा मुद्दा जैसे अब महंगाई और बेरोजगारी का है, किसानों का है, और साथ में एक संविधान बचाओ जो चल रहा है आज, तो एक वो मुद्दा भी, क्योंकि वहाँ पे एससी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, सतनामी समाज बहुतायत में है, और सतनामी समाज जब जाति जनगणना की बात आती है तो उसमें सबसे आगे भागता है वो। तो साथ में सतनामी एससी हो गया प्लस एसटी, ये दो वहाँ की मेजर का मतलब कम्युनिटी है जो पूरे चुनाव को आपको प्रभावित करती है। यही पहले जो समीकरण बीजेपी कांग्रेस आता था, कांग्रेस सरकार बनती थी, और जब यही समीकरण एससी एसटी का आ गया बीजेपी से, तो बीजेपी लगातार सरकार में वहाँ पे सांसद भी जीतते, जबकि पहले स्थिति भाजपा की नहीं थी वहाँ पे, नगण्य के हिसाब से भाजपा
भाजपा थी। परंतु जब समीकरण बदला और उसमें काफी योगदान ये राजघरानों का रहा है, जितने राजघरानों ने पूरे देश में जब पलटी मारी कांग्रेस से भाजपा में, तो उससे भी बहुत ज्यादा सीटों पे समीकरण बदले हैं, क्योंकि उनका प्रभाव होता अपने क्षेत्र में। उस प्रभाव से उन्होंने वहां का समीकरण चेंज किया, सीटों को डिस्टर्ब किया है। तो यहाँ भी वहां पे जैसे छत्तीसगढ़ मतलब महिलाओं को लुभाने वाली जहां तक बातचीत है कि महिलाओं को लुभाने के लिए दोनों पार्टियों में होड़ दिखी है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, और विधानसभा चुनाव तो महिलाओं के वोट पर ही बीजेपी ने बाजी मारी है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो महिलाओं को तो वो भुला नहीं सकती बीजेपी। तो ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में इसकी काट कांग्रेस कहाँ करती हुई दिख रही है? देखिए, महिलाओं का जो मेन जो भाजपा ने लाभ लिया, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लाभ लिया, लाडली बहना वाला जो स्कीम थी, और जो महिलाओं को कुछ अभी सरकार भाजपा सरकार भी जो पैसा दे रही है वृद्ध में, इस टाइप की योजना है। पिछली बार साड़ी माड़ी बटी थी, वहां पे नमक बटे थे, इस टाइप से होता है छोटा छोटा। तो परंतु ये मुद्दा बहुत ज्यादा हावी नहीं है इस चुनाव में। इस बार मुद्दा कुछ और ही है। तो वो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ये सारे काफी मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग उसको समझता है, और यही स्थिति महाराष्ट्र में है। यही आरक्षण और संविधान वाली स्थिति आपको महाराष्ट्र में भी डिस्टर्ब करेगी समीकरण को। तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं वाला स्कीम छत्तीसगढ़ ज्यादा चलना नहीं है। छत्तीसगढ़ में सीधे सीधे फाइट होगी मुद्दों के ऊपर, महंगाई है, बेरोजगारी है, और युवाओं को खास तौर से रोल रहेगा उसमें, युवा मतदाता किधर जाता है, और महिलाओं को तो रहेगा ही, क्योंकि महिला लगभग बराबर वोटर है वहां पे पुरुष के। तो महिलाओं ने जहां ज्यादा वोट किया तो उसकी जीत निश्चित है। तो महिलाओं को कंसंट्रेशन करने के लिए अब कांग्रेस ने भी मुद्दे तो रखे, प्रत्याशी भी दिया उन्होंने, और लगातार भूपेश बघेल जी ने काफी काम किया था वहां पे सभी वर्गों के लिए। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस जीरो की स्थिति में आ रही है वहां पे। भाजपा ठीक है, वर्तमान सरकार है केंद्र में, प्रदेश तो उनको लगता है हम 11-11 जीतेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो 400 पार ही बोल रहे हैं, तो 450 पार ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हर आदमी दावा करता है इधर 500 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो परंतु ऐसा है कि अगला खिलाड़ी को कमजोर 500 होना नहीं संभव है, सब संभव है। मोदी है तो संभव है। आजकल क्या है कि एक जुमला चल रहा है ना, टैगलाइन, मोदी है तो मुमकिन है। तो मुमकिन में सब कुछ हो सकता है, पूरी की पूरी सीट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। संभव इस दुनिया में सब चीज जायज है। जी, जायज है, जायज है। लेकिन अब इस जायज को कितना जायज कहा जा सकता है? हालांकि टारगेट तो ऊंचे ही होने चाहिए। नवजीत हमारे साथ हैं। तो नवजीत, जैसा कि बात ये हो रही है कि हर कुछ जायज है, तो हर कुछ तो जायज नहीं हो सकता। हाँ, टारगेट अच्छे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, उसको अचीव कीजिए। उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है, पसीना भी बहाना पड़ता है। तो पसीना तो दोनों पार्टियों ने बहाए हैं। अब थोड़ा सा हम रुख करेंगे दुर्ग लोकसभा सीट की, थोड़ी सी बातचीत कर लिया जाए नवजीत। तो विजय बघेल और राजेंद्र साहू के बीच यहाँ पर दुर्ग में टक्कर है। दुर्ग की बात अगर जो करते हैं, दुर्ग लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर विजय बघेल तो भूपेश बघेल के भतीजे हैं, बीजेपी में हैं, और विधानसभा चुनाव हार चुके हैं भूपेश बघेल से। तो इस बार दुर्ग से हैं, और राजेंद्र साहू उनके बीच जो है टक्कर है, देखने की बात है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि विजय बघेल जो हैं की स्थिति क्या रहने वाली है, राम के मुद्दे का क्या है, और महिलाओं के मुद्दे का क्या है, क्या स्थितियां बन पड़ती हैं? और राजेंद्र साहू के बारे में हमें कुछ जरूर बता दीजिए, जैसे कि हमारे दर्शकों को, कि विजय बघेल तो भूपेश बघेल के भतीजे हैं और पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन राजेंद्र साहू की क्या स्थिति है राजनीतिक कद? राजेंद्र साहू भी सीनियर लीडर कांग्रेस के और पुराने चेहरा है। अब ये विजय बघेल जी तो ठीक है, वो भूपेश बघेल का एनकाउंटर के हिसाब से उन्होंने तैयार किया एक लीडर। तो राजेंद्र साहू जी एक वेल एस्टेब्लिश लीडर है और सीनियर लीडर्स हैं, बड़े गंभीर नेता है, तो उनके चांसेस ज्यादा हैं। राजेंद्र साहू जी दुर्ग सीट निकाल सकते हैं, कांग्रेस सीट निकालेगी। और जो मुद्दे की बात करी आपने, राम और ये महिलाओं के, तो आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं रहा इस देश में। आप लगातार टीवी देख रहे हो। नहीं, अभी जब भी हमारे अभी थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ में जो हमारे संवाददाता थे और जो बात कर रहे थे मतदाताओं से, तो विकास के मुद्दे
और विकास के मुद्दे पर वोट हो रहे थे कि विकास हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है, तो बहुत कुछ कह जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ कह जाती हैं। जो हमारे संवाददाता फीडबैक लेते हैं किन मुद्दों पे आप वोट करके आ रहे हैं, ये बताते हैं, बहुत कुछ कह जाता है। और उस हिसाब से तो ऐसा नहीं देखा जाता कि कुछ खास यहाँ पर कांग्रेस करती हुई दिख रही है। लेकिन अब मतदाताओं का मन, क्या वोट डाल करके आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कितने लोग बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लोग बोल रहे हैं। हो सकता है कि हमारे संवाददाता ने उन्हीं लोगों से उस समय बात किया हो। बिल्कुल सही जी। नहीं, देखिए पूरा चुनाव भी मैं वही बात से बोलने आ रहा था लगातार कि चुनाव यदि विकास के मुद्दे पर लड़ा जाता पूरे देश में तो बात कुछ और होती, परंतु आज बात कुछ और है, क्योंकि सारा हमारा ध्यान अयोध्या में चल जाता है। शुरुआत भी वहीं से होती है, सुबह की टीवी में, और शाम को जब बंद करते टीवी भी वहीं से, अयोध्या से बंद होता है। तो कहीं ना कहीं हम पूरे अपना जो पार्टी का जो चुनाव एजेंडा है वो कहीं ना कहीं वो एक धर्म के प्रति और राम के आसपास घुमा दिया है। तो बहुत ज़्यादा मुद्दे मुझे लगता नहीं है कि मुद्दे काम आएंगे। हाँ, ये जरूरी है कि जो नाराज़गी है क्षेत्रीय नेताओं, क्षेत्रीय जो वोटर्स की अपने क्षेत्र के हिसाब से, वो इस बार काम करेगी। और जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सांसदों ने क्या काम किया नहीं किया, बोलने तो सबने विकास किया पूरे देश में, परंतु उस क्षेत्र के सांसद ने क्या काम किया उसका करारा जवाब मिलेगा इस बार लोकसभा चुनाव में। चलिए, अच्छी बात है। इस तरह की बातें अगर जो चुनाव में सामने आ रही हैं तो अब तो देखना होगा सबकी किस्मत जो है अब ईवीएम में कैद हो रही है। 4 जून को खुलेगा और क्या होगा। हालांकि लगातार जो है परसेंटेज की अगर जो बात करें तो परसेंटेज में भी छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, पश्चिम बंगाल पहले और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार मध्य प्रदेश के लोग लग रहा है कि घरों से निकल करके और कह रहे हैं कि अब हम पीछे नहीं रहेंगे, आगे आएंगे बढ़ के और सबसे ज़्यादा मतदान हो। पश्चिम बंगाल से भी अगर जो ज़्यादा हो जाए मध्य प्रदेश में मतदान तो बेहतर होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश को होना चाहिए। आगे आए उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है हमने आपको बता ही दिया, तो मध्य प्रदेश की तरफ थोड़ा सा रुख हम करेंगे और बताएंगे भी। लेकिन एक चीज़ मध्य प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि इस बार कुछ तेजी मतदान में दिखी है मध्य प्रदेश में। क्या लगता है आपको, ये तेजी किस कारण दिखी है? एक तो पहले ये लगातार हो रहा था कि विवाह है, शादी है तो लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं, फिर गर्मी है और तमाम तरह की ये सारी चीज़ें। लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या वास्तव में शादी इफेक्ट डाल रहा था दूसरे चरण में? नहीं, निश्चित रूप से शादी ब्याह तो था ही, क्योंकि लास्ट टाइम जो चुनाव गया उस समय शादियां बहुत थी और दूसरा गर्मी बहुत तेज थी। और जो लास्ट मतदान पड़ा उससे पार्टियां में चिंतित हुई कि यार वोट ऑफ परसेंट कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वो चाह रहे थे उस हिसाब से पार्टी डलवा नहीं पाई। तो इस बार सभी पार्टियों ने भी प्रयास अच्छा किया है कि उनके वोटर्स ज्यादा बूथ तक पहुंचे और वोट करें। और लोगों ने भी तय किया कि धूप ज्यादा तेज है तो धूप होने के पहले हम वोट डाल दें या फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा लेट डालें, क्योंकि गर्मी एक बड़ा मामला है। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो ग्रामीण के लंबे पैच है वहां दिक्कत आती है। और परंतु अभी जो 8 सीट पे चुनाव हो रहे हैं ये उस तरीके का एरिया नहीं है। यहाँ थोड़ा कस्बे और सब ज्यादा ठीक ठाक है। वो जो था पहला जो चरण था उसमें काफी इंटीरियर भी इलाके थे जहाँ पे आदमी पहुंचने में दिक्कत होती है, दूर इलाके थे। ये लगभग एक दूसरे कनेक्टिविटी अच्छे है यहाँ पे तो। और ये ज्यादा जो इलाका है सब भाजपा से ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। हमारे साथ देखिए, हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। हमारे साथ हमारे गुना संवाददाता और एक मोनू राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से जुड़े हुए हैं मोनू। लेकिन हम सबसे पहले थोड़ा सा योगेंद्र शर्मा के पास रुख करेंगे, गुना की तरफ। यहाँ पर मतदान का बहिष्कार हुआ है, तो योगेंद्र स्थिति क्या है? मतदान का बहिष्कार किया है यहाँ के लोगों ने, तो अधिकारियों में कुछ जरूर कुछ सक्रियता बढ़ी होगी, यहाँ पर पहुँचे हैं या नहीं, कुछ समझाइश हो रही है या नहीं? जी देवेंद्र जी, जैसे कि देखने में आ रहा है कि ये मैं इस समय रामगढ़ा पोलिंग बूथ क्रमांक 167 पे मौजूद हूँ और यहाँ पे अभी 11 बजने वाला है। अदरवाइज 451 मतदाता हैं, केवल 5 वोट डले हुए हैं। और यहाँ पर अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट जयप्रकाश गौतम भी आए थे जो इस क्षेत्र के नायब तहसीलदार भी हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन की तरफ से
कलेक्टर से भी बात की गई कि कलेक्टर महोदय ये स्थिति चल रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन कोई प्रयास कर रहा है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जो विधायक थे राजेंद्र सलूजा जी, वो यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ समझाने का प्रयास किया और थोड़ा सा आचार संहिता का उल्लंघन का प्रयास भी किया पर कदम उठाने की कोशिश करी। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये वो क्षेत्र है जहां पे 1962 से लेकर तो 2019 तक ज्योतिराज सिंधिया का सिंधिया परिवार का प्रतिनिधित्व रहा है, चाहे वो कांग्रेस में रह के यहाँ के सांसद रहे हों या फिर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अब सांसद बनने का लिए जो नामांकन किया है और मैदान में है। तो अभी तक सक्रियता नहीं दिख रही है योगेंद्र शर्मा यहाँ के प्रशासन में कि वास्तव में लोग इतने नाराज हैं कि चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और लोग सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। संजय यादव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। संजय यादव जी, आखिर ये सक्रियता क्यों नहीं दिख रही है प्रशासन में? जैसे कि मांग करते रहे, विकास की मांग करते रहे, विकास और जो भी अपने मुद्दे हैं उनकी मांग करते रहे, ये मांग भी पूरी नहीं हुई और आज जब चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है तो मत प्रतिशत बढ़े तो प्रशासन को तो और एक्टिव हो जाना चाहिए था। तो ये शिथिल क्यों है आखिर प्रशासन? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तालमेल जो है शासन प्रशासन का बूथ मैनेजमेंट के साथ वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और उसके साथ साथ जो क्षेत्र में विरोध है सिंधिया जी का वो भी एक नहीं, विरोध तो सामने आया नहीं है ना। नहीं, सड़क पे तो आया नहीं है। नहीं, अब तो देखा जाए 2019 में नहीं, 2019 में कांग्रेस के टिकट से हारे थे सिंधिया जी, अब बीजेपी से आए हैं। अब देखना होगा कि इनका क्या होता है। नहीं, देखिए वहां पे समीकरण कुछ और है। देखिए दावेदार सिंधिया जी कांग्रेस से आके भाजपा में बने। अब ये लोगों को कटु लगेगी, परंतु जो मेरा अनुभव है कि भाजपा के अंदर के बड़े दिग्गज लीडर नहीं चाह रहे सिंधिया जी चुनाव जीते। चलिए, अब ये तो अंदर की बात आप बता रहे हैं, हम इसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, हम इसकी बात भी नहीं करेंगे। और योगेंद्र शर्मा, क्या ये प्रशासन भी उदासीन है क्या चुनाव के प्रति? बाद में प्रशासन की जानकारी है, कलेक्टर की जानकारी है, इसके बाद भी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उनने थोड़ा सा प्रयास किया था, लेकिन अगर जिला प्रशासन के निर्वाचन अधिकारी अगर यहाँ आकर मतदान कराने में अगर रुचि नहीं दिखा रहे तो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। और यहाँ की जो डिमांड है वो सबसे बड़ी डिमांड ये है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के विकास कार्य, सड़क का मामला हो या शौचालय की समस्या हो, ये तमाम सारी दिक्कतें यहाँ लोगों को जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर निकलना पड़ता है और बारिश के समय में जो पानी भर जाता है, पुलिया ऊपर रह जाती है, यहाँ जो महिला होती है जिनको डिलीवरी होना होती है या कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उनकी विकास के लिए विकास नहीं हुआ है योगेंद्र, यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार लोग किसे मान रहे हैं? आपके पीछे जनता खड़ी है, आप बात कर सकते हैं। जी मैं जनता से बात कराता हूँ आपकी, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? शिषपाल सिंह। शिषपाल जी, आप यहाँ पे आज मतदान नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है कि आप लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है? कारण ये है कि जहाँ पर रोड नहीं है, हमारी बरसात में क्या दशा होती है जी हम जानते हैं कि 4-4 दिनानो हम बाजार नहीं जा पाते, 8-8 दिना हो जाए, कहीं पुलिया चढ़ जाए तो डिलीवरी यहीं पे हो रही है, बुजुर्ग यहीं पे मर जाते हैं, बीमार हो गए तो कोई इलाज नहीं है, जहाँ से ले जा ही नहीं पा रहा है जहाँ से। जी, जैसे कि ये बता रहे हैं यहाँ के निवासी की यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है जो सड़क का मामला है। यहाँ पहले सलूजा भी रहे विधायक, यहाँ भी सलूजा आए भी थे जिसके विजुअल आपको भेजे हैं, यहाँ उप सरपंच भी है, यहाँ इनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है। क्या नाम है? मेरा नाम देशराज सिंह। देशराज जी, आज तमाम सारे 450 मतदाता हैं यहाँ और आप लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, 11 बजने वाले, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, क्या दिक्कत है आपको? सर, दिक्कत आप देख रहे हैं कि 4 महीना विद्यार्थी से लेकर कोई बीमार दुखी हो जाए तो उसे मानना ही पड़ता है। अभी 15 दिन पे पापा को साइलेंट अटैक आया था, आनंद फानंद में गाड़ी पे ले जा पाए लेकिन सिलावटी तक ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसी एक ही घटना नहीं, कई महिलाओं की डिलीवरी भी रास्ते में हो जाती है। ये सड़क के कारण शादी संबंध की तरह दिक्कत आ रही है, टिकट चढ़े चढ़ा वापस हो जाते हैं। अब एक व्यक्ति अपन रोड तो डरवा नहीं सकता, करोड़ों का वो है,
और जी ऐसा ही नहीं है कि जो रमगढ़ा के लिए जरूरी है। इस मामले में अपने विधायक और तमाम सारे जनप्रतिनिधि उनसे कोई आपने शिकायत की है क्या? ऐसा कोई सा कर्मचारी, विभाग, अधिकारी, प्रशासन का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे ऊंची आवाज से कह दे यहाँ तुमने नहीं कर, देख लो जी इतना आवेदन मैं हर विभाग को हर बात। अभी पूर्व विधायक सलूजा जी आए थे, उनसे बात हुई, क्या बोलना है उनका? उनका यही है वो अभी आप वोट डालो फिर हम बाद में देख लेंगे, हर बार हो जाते कई। चलिए योगेंद्र, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ ग्वालियर से मोनू राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनू, जिस मतदान केंद्र पर आप हैं सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर के और अब तक की क्या स्थिति रही है उस मतदान केंद्र पर? जी मैं अभी बता रहा हूँ, अभी यहाँ मतदान केंद्र आप देख ही रहे हो, लाइन लगी हुई है लगातार वोट डालने आ रहे हैं, ताकि लोग ग्वालियर के बात बता दूं, ग्वालियर के लोग जागरूक है वोट डालने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा एक वोट जहाँ भी अच्छा जाए, वोट जाए, क्योंकि लोकतंत्र वोट के लिए हमारा एक वोट काम में है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ अभी 9 बजे से लेकर अभी 11 बजे है, तो यहाँ 10% और 11% वोटिंग हो चुकी है। 10 या 11% वोटिंग हो चुकी है। अब जो लाइन दिख रही है उसमें, इस लाइन में पुरुष मतदाता ही दिख रहे हैं, महिलाएं ज्यादा रुचि नहीं ले रही हैं क्या? नहीं, मैं आपको बता दूं, महिलाओं का दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है और यहाँ पुरुषों का किया गया है, इसलिए महिलाओं की लाइन अलग लगाई गई है और पुरुषों की लाइन। अभी 2 मिनट पहले यहाँ से नारायण सिंह जी तोमर, केंद्रीय मंत्री, वो जो लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष है, जो अभी वोट डाल के यहाँ से निकले हैं, लेकिन ये भीड़ आपको दिख रही थी, कोई भीड़ पट रही थी, कोई महिला को वोट अलग कर दिया है और जज अलग कर दिया है, इसलिए महिला इसमें सभी सम्मिलित नहीं है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अभी कुछ हमारे संवाददाता थे, वहाँ हम गए, वहाँ का रुख किए थे, तो उन्होंने बताया और दिखाया भी कि प्रशासन ने चाय की व्यवस्था कर रखी है, बैठने की व्यवस्था कर रखी है, और ये कहा जाए कि पानी की भी व्यवस्था कर रखी है। तो जिस मतदान केंद्र पर आप हैं और ग्वालियर में क्या स्थिति है, ग्वालियर लोकसभा सीट की क्या स्थिति है, चुनाव आयोग ने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं? पूरी व्यवस्था की रही, चाय की बात करें और टेंट लगा दी है, कुर्सी की बात करें, बैठने की जो बुजुर्ग आते हैं उनको बैठने की, सुविधा की जो विकलांग कुर्सी से होती है उनको व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। चाहे पानी की बात करें, सभी लोग ठंडे पानी की व्यवस्था, और चाहे उन्होंने लड़के नगर निगम के लड़के लगा के पानी पिलाने के लिए, सभी लोग व्यवस्था में कोई एंकर नहीं व्यवस्था नहीं की गई। सभी जगह ग्वालियर की बात करें, सारे पोलिंग बूथों पर व्यवस्था अच्छी की गई है, चाहे वो टेंट छाव की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे विकलांग टेंट की बात। जी हम ये जानना चाहेंगे कि मोनू, कि जो आपके पीछे लोग दिख रहे हैं जो खड़े हैं कतार में, इनके ऊपर टेंट है या नहीं? हमें कुछ दुविधा महसूस हो रही है, क्या है वो धूप में तो नहीं खड़े हैं? क्या नाम है आपका, क्या नाम है? वोट डालने आए हो, किस मुद्दे पे अपने आज वोट डालने जा रहे हैं, किन मुद्दों पे आपको क्या लगता है? बाबू जी क्या नाम है आपका? बाबू जी वोट डालने जा रहे हैं आप अभी, और किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जा रहे हैं? लोकसभा में प्रधानमंत्री का वोट चुनाव है, जब पार्टी में जो है तो इसके हम आपने जा, कोई क्या लगता है, कुछ सुविधा की गई है, कोई बैठने की, छाव की, क्या है? इस पार्टी ने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि लोगों का यही कहना है, क्योंकि अगर वोटर की बात करें तो वोटर का यही कहना है कि प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कोई चाहे पानी की बात करें, चाहे की बात करें, कोई मुद्दों की बात करें, कोई यही बोला है कि मुद्दे हमेशा के होते हैं, कोई चुनाव आते हैं तो नजदीकी पार्टी अपने अपनी गिरतियां गिराती है। जी, बैठने की व्यवस्था की अगर जो बात करें तो और अब हमारे टीवी स्क्रीन पर कुछ जो भी गुना से हमारे संवाददाता दिख रहे हैं अभी, और प्रदीप राजावत और सोनू नामदेव भी जुड़ेंगे। प्रदीप राजावत भिंड से जुड़ेंगे, सोनू नामदेव विदिशा से जुड़ेंगे। लेकिन बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है खरगोन में, वोट जिहाद का मतलब एक विशेष धर्म से लगाया जा सकता है, तो क्या मतलब अब जो चौथे चरण की राजनीति होगी, इसे क्या कहा जा सकता है कि अब धर्म की तरफ रुख होगा? देखिए, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का कहना है, लगातार देख रहे हैं, अभी कल या परसों आपने देखा कि राम मंदिर का दर्शन करके उन्होंने एक रैली निकाली।
और लगातार वो राम मंदिर का गुणगान हर जगह हो रहा है कि आपके वोट नहीं दिया, आपने वोट दिया तो हमने आपको राम मंदिर दिया। आज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इंटरफेयर लगातार हर स्पीच में आ रहा है। जिहाद जैसा वाहियात शब्द का उपयोग करना इस चुनाव के टाइम, वो ऑटोमेटिक आपको एक भड़काने की प्रोसेस लगता है कहीं ना कहीं, तो एक तरीके से गलत है। इसमें चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके की बातें, इस तरह के शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की या फिर हमने कहा, विपक्ष ने कहा, परंतु मोदी जी को अपने मुंह से उस शब्द का उपयोग ना हो, न पाकिस्तान का नाम। आप विकास पे काम करो, महंगाई पे काम करो, लगातार पाकिस्तान पे क्यों जा रहे हैं हम? क्यों हम जिहाद, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं? पीरजादे, शहजादे और कौन कौन से नवाबजादे, सब शहंशाह नाम चल रहा है। मतलब आखिर चुनाव को लोग किस तरफ मोड़ना चाह रहे हैं? और जैसा आपने कहा कि चुनाव कहीं न कहीं, तो लगातार हम लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की लगातार खबरें आपको दिखाते जा रहे हैं और लगातार दिखाते रहेंगे जब तक मतदान होगा। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं देवेंद्र और नवजीत कौर लगातार आपके पास आएंगे और लगातार खबरें बताते रहेंगे। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा